तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10वीं के 2025 के हिंदी का पेपर और उसको हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके पेपर में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास कि क्या लिखूं, क्या याद करूं, रचना की विधा है। क्या है? संस्मरण या आत्मकथा या जीवनी या कहानी। तो यह है आत्मकथा। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न दूसरा हमसे बोल रहा है, क्या लिखी कागद कोरे रचना के लेखक है शांति प्रिय द्विवेदी या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या प्रभाकर माचवे या अज्ञेप। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमसे पूछा है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, समाज और साहित्य प्रलय के पंख पर या कालिदास की रंगकथा। तो इसका हमारा त्रिवेणी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमसे बोला, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है चित्रलेखा, हृदय की परख या परीक्षा गुरु या अंतिम आकांक्षा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, परीक्षा गुरु। आते हैं पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है राय कृष्णदास, वियोगी हरि या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बोधा, धनानंद या मतीराम या बिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा मतीराम। आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा किया अवधि को, ब्रज भाषा या खड़ी बोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रज भाषा को। आते हैं अगले, छायावाद योगीन कवि हैं कौन है इसमें से? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या राधा कृष्ण दास या महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कनुप्रिया के रचयिता हैं निराला गिरजा कुमार माथुर या रामधारी सिंह दिनकर। पेटीएम पर 40 रुपए प्राप्त हुए। तो इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। नई कविता युग के कवि हैं, तो उनके कवि हैं शाम शेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारे पास, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा छंद के 8 मात्राएं होती हैं। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अप, अभी, उप या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से है अभी। चौदहवां क्वेश्चन हमारा, उपहार शब्द में प्रत्येक उपसर्ग है प्रयुक्त उपसर्ग है अप या अभी या उप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उप। अब हमसे 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये तो हो गया। बात है 15 नंबर के क्वेश्चन पे। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में समास है तत्पुरुष या द्विगु या कर्मधाराएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द्विगु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका हमारा आ जाएगा ओठ। विभिन्न शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप है, तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर द्वयी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन पे। छात्र विद्यालय में खेलते हैं कर्तव्य वाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। व्यापकारी शब्द 20वां प्रश्न, व्यापकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है संज्ञा पद, सर्वनाम पद, अवयव पद या इनमें से कोई नहीं। तो इसे अवयव पद कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आता है खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। इनमें से हमें किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं और इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, इसमें हमें 3 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि 6 नंबर के होते हैं। जैसे कि संदर्भ, एक क्वेश्चन दिया रहता है और एक लास्ट में दिया रहता है उसका व्याख्या। तो तीनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ खंड ब है, तो हमें लिखना है खंड ब और यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत अथवा सामूहिक
क्वेश्चन में दिया हुआ है संस्कृत अथवा सामूहिक, तो हमें यहाँ से 2 लाइन ऐसे उतारनी है और लास्ट में से ये लाइन उतार के इस तरीके से कुछ हमें उतार लेना है। फिर हमें हेड डालनी है संदर्भ और फिर उसको करना स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब हमारा संदर्भ हो जाता है। अगला प्रश्न में से कि हमारे देश का प्राण क्या है, तो इसी में हमारे पास लिखा हुआ आंसर संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, जो कि हमें दूसरा आंसर इसी में मिल जाता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे, जो कि लिखा हुआ है रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है कि जहाँ तक रेखा गई है उसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको हम व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेखक का आशय है कि यद्यपि भारत में लोगों के बीच भाषा, धर्म, रीति रिवाज, वर्ग और जाति के आधार पर कई तरह के मतभेद हैं, फिर भी एक संस्कृति एकता है जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है। और इसमें ही आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको 2 तरह के प्रश्न दिए जाएंगे गद्यांश के अंदर, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसमें से जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न हमसे पूछा गया निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें लिखा हुआ है ओधव मोहि ब्रज विसरत नाही। इसमें भी हमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, संदर्भ, व्याख्या और एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके यहाँ से 2 उठाएंगे और लास्ट के 2 उठा के कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर हमें लिखना संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है, यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें संदर्भ करना है, जिसमें लिखा हुआ है यह पद्यांश सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं कि उन्हें ब्रज वृंदावन कभी नहीं भूलता। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या हम इसको कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि इस पंक्ति में कवि सूरदास कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं, जिनसे स्वयं श्री कृष्ण ने सच्चा प्रेम किया। ब्रजवासियों का सौभाग्य है कि उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम मिला। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूलता है। तो इसी में हम बनाते हैं कि श्री कृष्ण को ब्रज इसलिए नहीं भूलता क्योंकि वहाँ उनका बचपन बीता, माता यशोदा और नंद बाबा का स्नेह मिला। वृंदावन के लोगों का अपनापन ही उन्हें हमेशा याद रहता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि हमारे पास यहाँ से लेकर पूरा जहाँ तक के प्रश्न दिए रहेंगे और इनमें से हमें सिर्फ एक प्रश्न को करना होगा। तो हम प्रश्न डिसाइड करते हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। इसको हम करते हैं इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपी में कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कि मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट है। अब निम्नलिखित बिंदु कौन से है, तो वो देखिए ये रहे। पहला है अद्वितीय योद्धा। महाराणा प्रताप एक अद्वितीय योद्धा थे, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वीरता और साहस के पर्याय, वे वीरता और त्याग के प्रतीक थे और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध प्रचंड प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा मातृभूमि के प्रति त्याग। मातृभूमि के प्रति त्याग और संघर्ष भरी गाथाएं हम सभी को सदैव प्रेरित करती है रहेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बच्चों आ जाते हैं अब अपने छठे क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हमारे पास 4 जीवन परिचय दिए हुए हैं और इनमें से हमें किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर या पद्मलाल पुनालाल बख्शी, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय करना है। तो जीवन परिचय किस प्रकार से करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने इस तरीके से लिखना है कि जीवन परिचय, फिर किसका जीवन परिचय लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो हमें सबसे पहले नाम, फिर जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं और फिर उनकी मृत्यु लिखनी है। ठीक है, उसके बाद इसी के आधार पर हमें इसका जीवन परिचय लिखना है, जिसमें हमें लिखना है हिंदी के प्रमुख साहित्यकार श्री रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जी का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से प्राप्त की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं बढ़ सके। अध्यापक कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविताएं व नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी का संपादन किया। साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हमें इनकी कुछ रचनाएं लिख देनी है, जैसे रचनाएं हैं निबंध, चिंतामणि, विचार विधि और संपादन है काशी नगरी प्रचारणी। इसी पे आपको आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया निम्नलिखित कवियों, ये ख नंबर, तो उसमें पूछा गया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इनमें से हम तुलसीदास का जीवन परिचय करेंगे। तुलसीदास का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से करेंगे। जीवन परिचय तुलसीदास।
तो सबसे पहले इनका नाम लिखना है, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं और उसके बाद मृत्यु, और उसी के आधार पर उनका जीवन परिचय कुछ लिखना है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांद्रा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभुक्त मूत नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इन्हें बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, पर इनका पालन पोषण एक दासी के द्वारा हुआ। इनके गुरु श्री नर हरिदास जी थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। पत्नी की फटकार के कारण तुलसीदास विरक्त हो गए तथा इनके मन में भक्ति भाव जागृत हो गया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हो गई। और रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, रामचरितमानस और गीतावली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न सातवां हमसे पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्य को एक श्लोक लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 2 श्लोक लिख दिए हैं। आपको जो श्लोक सही लगे वो श्लोक याद कर लीजिए। पहला है जो सभी याद करते हैं, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् विघ्नः भवेत्। और दूसरा बंधनं वर्णमाला। जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 हमसे बोल रहा है, इसमें हमें दो दिए हैं। अपने गली मोहल्ले नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वच्छ अधिकारी को पत्र लिखिए या अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र लिखने के लिए हमने इस तरीके का कुछ फॉर्मेट लिखना है। सबसे पहले लिखना आवेदन पत्र में सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम, शहर का नाम मतलब अपना एड्रेस, और यहाँ पर विषय ब्लैक पेन से डालना है। और विषय क्या है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे विद्यालय के शुल्क तथा अन्य खर्चों को भर पाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय की छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाऊँ। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर नाम, दिनांक, यहाँ पर धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पे। तो प्रश्न नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। हमसे पहला प्रश्न पूछ रहा है चंद्रशेखर वाला, दूसरा कूप, तीसरा पुरराज और चौथा विद्यान केन वर्धते। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से कुछ दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है सबसे पहला आंसर है चंद्रशेखर स्वगृह कारागारम अवदत्त। दूसरा आंसर है कूप जलम विलम दुखम अनुभवती। तीसरा उत्तर है पुरराज सिकंदरेन सह युद्धम करोत। और चौथा क्वेश्चन हमारा है विद्यान अभ्यासेन वर्धते। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।